एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसके चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल को रीड करेंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, इसका ये मतलब है कि हम पदार्थों की खोज करेंगे, सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे। और कौन कौन से सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे? एसिडिक सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे, बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑन 28 February, the school hosted a science fair to celebrate नेशनल साइंस डे, यानी कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल ने एक साइंस फेयर होस्ट किया, एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया। एट द एंट्री गेट, सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रेटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर, यानी एंट्री गेट पर दो भाई बहन आए, अश्विन और कीर्ति। वो स्कूल के अंदर जा रहे थे, लेकिन गेट पर ही उनको वाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया। दे वर क्यूरियस टू नो, वो उत्सुक हो गए जानने के लिए, वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम, कि उनको ये वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया है, ये जानने की उत्सुकता उनके मन में आई। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ देखें। A few steps ahead, यानी वो जो दो भाई बहन थे अश्विन और कीर्ति, वो आगे बढ़े। There was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक वॉलंटियर है, ये गर्ल है जो इन दोनों भाई बहन के पास, ये देखिए ये पेपर दिया गया, पेपर के ऊपर जब वो कुछ स्प्रे कर रही है तो कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्प्रे करने के बाद लिखा हुआ नजर आया, जो कि पहले नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है। A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets। जो दो भाई बहन थे उन्होंने भी अपनी जो व्हाइट शीट थी वो आगे करी, यानी उसको स्प्रे करने के लिए आगे किया स्प्रे, और उनपे वो व्हाइट शीट के ऊपर क्या किया गया, स्प्रे किया गया। और जैसे ही उनकी जो व्हाइट शीट्स थी उनके ऊपर स्प्रे किया गया, फिर क्या हुआ, टू देयर सरप्राइज, वो हैरान रह गए। द वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स नजर आने लगे उनको अपने उस शीट्स के ऊपर। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और उस पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा था, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर्स द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड, यानी जैसे ही वो स्प्रे, जो लिक्विड था, जैसे ही वो लिक्विड स्प्रे किया गया उनकी शीट्स के ऊपर, पेपर के ऊपर, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आने लगा, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड, वो बहुत ही उत्सुक हो गए, एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कैसे हुआ। एंड द रीजन बिहाइंड इट, वो जानना चाहते थे इसके पीछे रीजन क्या है। पहले तो कुछ नजर नहीं आ रहा था पेपर पे, जैसे ही कोई लिक्विड स्प्रे किया अचानक से उस पर लिखा हुआ नजर आने लगा, ये कैसे हुआ, वो अब ये जानना चाहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, देयर क्यूरियोसिटी वॉज पार्टली सेटिस्फाइड एट अ कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टोर। अब वो एक स्टॉल पे गए, जैसे स्कूल में जब एग्जीबिशन वगैरह कुछ लगती है तो वहां पर कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं, तो वहां पर एक स्टोर था स्कूल में, जिस जो कौन सा स्टोर था, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टोर। वो उस पर गए तो उनकी जो उत्सुकता थी दोनों भाई बहन की, वो कुछ हद तक तो वहां पर सेटिस्फाई हो गई, कुछ चीजों के आंसर उनको मिल गए। दे सॉ मैनी एक्टिविटीज, उन्होंने बहुत सी एक्टिविटीज को देखा। कैसी एक्टिविटीज, शोइंग कलर चेंज ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, उन्होंने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज देखी जिनमें अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स किया जा रहा था, जिससे कि कलर्स में चेंजेस आ रहे थे। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर, उन्होंने डिसाइड किया ये जो चेंजेस वो देख रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या कलर्स में चेंजेस आ रहे हैं, इसको वो और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे, और ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। लेट अस ज्वाइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर, आइए हम भी उनके इस लर्निंग एडवेंचर को ज्वाइन करते हैं। यानी जो जो चीजें उन दोनों भाई बहनों ने देखी, जो जो एक्टिविटीज, जो जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने देखे, उनमें हम भी उनको ज्वाइन करते हैं और इन एक्टिविटीज को हम भी देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या कहा गया है, नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। अब इसमें हमें यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, लिटमस एज एन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर आपके करते क्या है, इंडिकेटर का काम होता है आपको ये बताना
कि आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए 2 3 या 4 तरह के सोल्यूशन पड़े हैं, उनमें से कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है, यानी किस सोल्यूशन में एसिड है किस सोल्यूशन में बेस है, ये आपको कौन बताते हैं, इंडिकेटर। और यहाँ पर जो लिटमस है ये इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। अब लिटमस होता क्या है, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। इसके बारे में थोड़ी देर में जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जरा इसको आगे देखते हैं, एक्टिविटी में क्या कहा गया है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस। आपको लेमन जूस के सैंपल लेने हैं, मतलब अलग अलग चीजों को यहाँ कहा गया है जो आपने कलेक्ट करनी है। लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन वाटर यानी जो इमली का पानी हो गया, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है थोड़ी देर में हम आपको समझाएंगे। टैप वाटर जो आपका टूटी का पानी होता है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब आपको कलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, ये जो सब चीजें कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि एसिडिक है और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि बेसिक है। यानी कि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें एसिड होगा और कुछ सॉल्यूशन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें बेस होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड में कुछ मिला होता है तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आपको ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप यानी कि उसकी कुछ पट्टी कह सकते हैं वो लेनी है, एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, और उसमें से कुछ आपने स्मॉल पीसेस ब्लू लिटमस पेपर के निकाल लेंगे, काट देंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर में देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट्स काटे गए हैं उस ब्लू लिटमस पेपर के। ठीक है, आगे, स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। और ये छोटे छोटे जो पीसेस आपने काटे हैं ब्लू लिटमस पेपर के, इनको आपने कहाँ रखना है, एक व्हाइट टाइल के ऊपर, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। अब आगे, यूजिंग अ ड्रॉपर पुट 1 ड्रॉप of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2 है, जो कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने पहले तो एक ये ड्रॉपर लेना है, ये ड्रॉपर लिया जो आप देख सकते हैं, और उसमें आप यहाँ ये जो आपके अलग अलग तरह के सॉल्यूशन कलेक्ट किए हुए हैं इनको आप ड्रॉपर में एक एक करके भरेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके आप यहाँ पर ये जो ड्रॉप्स हैं ये ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालना स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले आपने एक सैंपल लिया, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें से कुछ लिक्विड हल्का सा ड्रॉपर के थ्रू यहाँ पर डाला, फिर दूसरे में से सॉल्यूशन लिया, उसके कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे डाली, फिर तीसरे में से सॉल्यूशन लिया, उसके ड्रॉप्स यहाँ तीसरे ब्लू लिटमस पेपर पे डाली। इस तरीके से आप जितने भी ये सॉल्यूशन है इनके ड्रॉप्स एक एक करके अलग अलग छोटे छोटे ब्लू लिटमस पेपर के पीसेस कह सकते हैं इनके ऊपर डालते जाएंगे। अब आगे देखिए, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। क्या आपको किसी ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कोई चेंज आता हुआ नजर आता है उसके कलर में? जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो रेड हो गया है, ये आपको नजर आ रहा है। अब ये रेड क्या हुआ ये थोड़ी देर में आपको हम समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। अब यहाँ पर ये टेबल 2.1 है, इसमें यहाँ पर आपको ये टेबल कंप्लीट करने को भी बोला गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, रिपीट द सेम एक्टिविटी with pieces of red litmus paper as shown in figure 2.2b and record your observations in table 2.1। अब आपने क्या करना है, जैसा कि फिगर 2.2b में दिखाया गया है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि रेड कलर के जो लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर, उनके छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। जैसे इन सॉल्यूशन में से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप लेके एक एक पीस ऑफ ये रेड लिटमस पेपर पे डालते जाएंगे। फिर क्या आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या रहती है, क्या आपको देखने को मिलता है, वो आपको टेबल 2.1 में वो ऑब्जर्व करके उस रिकॉर्ड को लिखना है। अब हम आपको जो बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर आप कोई सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं और वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है,
तो समझ जाइएगा कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, उसमें एसिड मिला हुआ है। तो एसिड से क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है। अब दूसरे पर आते हैं, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और अगर आप उस पर सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ब्लू में चेंज हो गया, तो समझ जाइए कि वो बेसिक सोल्यूशन है। तो बेसिक सोल्यूशन क्या करता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। और एसिडिक सोल्यूशन क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमें लाइम वाटर कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है, हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। अब अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लाइम वाटर भी कलेक्ट करने के लिए कहा गया था ना। अब लाइम वाटर होता क्या, उसको ध्यान से समझिएगा। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, यानी कि लाइम वाटर को आप लाइम के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन, जो एक फ्रूट होता है और लेमन की तरह, नींबू की तरह होता है। आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लाइम वाटर में ये जो फ्रूट होता है ना लाइम, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये एक अलग चीज है लाइम वाटर। ये कैसे बनती है देखिए, लाइम वाटर जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यानी इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये लिक्विड के रूप में ही होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना, जो चूना पत्थर होता है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। यानी आपने चूना लिया, यानी आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को ही चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको पानी में डाला एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया, से एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर, फिर उस फिल्टर को तो उस लिक्विड को थोड़ा फिल्टर किया और एक दूसरे कंटेनर में डाला एंड यूज इट एज लाइम वाटर। अब ये क्या बन जाएगा, लाइम वाटर। अब इसको अगर आप शॉर्ट में देखें तो इसका क्या मतलब हुआ, जब आप चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो उससे जो सोल्यूशन बनता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम लाइम वाटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये टेबल देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब आपके पास दो तरह के लिटमस पेपर है, एक ब्लू लिटमस पेपर है और एक रेड लिटमस पेपर है। और जो भी सैंपल्स आपसे कलेक्ट करने के लिए कहा गया था उनको यहाँ पर अब आपने चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, नेम ऑफ द सैंपल, यहाँ पर ये सारे सैंपल्स के नाम है, ये वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम में। अब ये जो थर्ड कॉलम में ये वाला कॉलम, यहाँ पर क्या है, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। जब आप सैंपल की कोई ड्रॉप यहाँ ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या होता है वो हमें बताना है, और जब हम रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं कोई ड्रॉप तब क्या होता है वो बताना है। तो सबसे पहले है लेमन जूस। सबसे पहले तो याद रखिएगा, लेमन जूस एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है लेमन जूस क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हमें नहीं पता लेमन जूस एसिडिक है बेसिक है। हमने ये सॉल्यूशन लिया, हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वो लेमन जूस का सॉल्यूशन है। हमने उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला और वो चेंज हो गया किसमें, रेड में। तो हम क्या कहेंगे, अब क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज हो गया जब हमने ये लेमन जूस का सॉल्यूशन डाला, इसका मतलब ये एसिडिक होगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं ए यानी कि एसिडिक। और अगर इसी लेमन जूस को आप रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जब आप एक एसिडिक सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर तो रेड में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप इस एसिडिक सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो पहले ही रेड है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन होता है बेसिक सॉल्यूशन। जब आप सोप सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। लेकिन जब आप इस सोप सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अभी तक हमने इन दो एग्जांपल से क्या सीखा, अच्छा ये सोप सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है तो यहाँ बी लिख देते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, लेमन जूस जो कि एसिडिक है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई चेंज नहीं होता कलर में।
जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के साथ इनका कोई चेंज कलर में नहीं आता है। अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल है आंवला जूस। ये एसिडिक होता है, ये हम पहले बता देते हैं आपको, ये एसिडिक होता है। अगर आप इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। लेकिन अगर आप इसको रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है टेमरिन वाटर, जो इमली का पानी होता है, ये भी एसिडिक होता है। इमली खट्टी होती है ना, और जितनी भी एसिडिक चीजें होती है इनमें खट्टापन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो लेमन जूस खट्टा होता है, फिर आंवला भी खट्टा होता है, फिर टेमरिन वाटर भी खट्टा होता है। ये जो एसिडिक चीजें होती है इनमें खट्टापन रहता है, और जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन, बेसिक चीजें में कड़वापन होता है, वो बिटरनेस होती है उनमें। तो एसिडिक सॉल्यूशन खट्टे होते हैं, और जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो टेमरिन वाटर जो है वो एसिडिक होता है। तो ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। लेकिन ये रेड लिटमस के साथ के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद आता है विनेगर। विनेगर भी एसिडिक होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, रेड में। और रेड लिटमस पेपर एज इट इज रह जाएगा, उसके साथ इसका कोई चेंज कलर का नहीं आएगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आपने लिया, उसको आपने इस पे डाला, अगर आप उसको रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो उसको चेंज कर देगा ब्लू में, क्योंकि ये एक बेस होता है। क्या होता है, बेस। ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। लेकिन इसको अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके लिए इजी हो गया ना ये समझना। अब आता है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, ये भी बेस होता है, बेसिक होता है। तो ये भी जो रेड लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू में चेंज कर देगा। लाइम वाटर अभी हमने देखा था ना कैसे बनता है, कि वो जो चूना लिया और उसको पानी में डाल दिया तो लाइम वाटर बन गया, बेसिक होता है। रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज कर देगा, और ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कलर में इसके साथ अगर मिलाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। इसके बाद जो एग्जांपल है, एट्थ एग्जांपल ये है टैप वाटर, जो आपका नॉर्मल पानी होता है। तो याद रखिएगा ये न्यूट्रल होता है, इसलिए हमने एन लिखा। ना ये एसिडिक होता है, ना ये बेसिक होता है। तो ना तो ये ब्लू लिटमस पेपर में अगर आप टैप वाटर लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। और सेम यहाँ पर अगर आप रेड लिटमस पेपर पे भी डाल देते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो आपके न्यूट्रल जो सब्सटेंस है, न्यूट्रल जो सोल्यूशन है, वो इन लिटमस पेपर रेड हो या ब्लू हो, दोनों के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद है वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये भी बेसिक ही होता है। ये क्या होगा, बेसिक। तो अगर आप इसको रेड लिटमस पेपर, ये वाला जो कॉलम है कौन सा है, रेड लिटमस वाला, ये लास्ट वाला कॉलम, यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर डालते हैं रेड लिटमस के ऊपर, तो ये इसको चेंज कर देगा किसमें, ब्लू में। लेकिन क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है तो ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है। फिर है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, जैसे ये टैप वाटर था ना, न्यूट्रल, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। रेड लिटमस पेपर होगा तब भी कोई चेंज नहीं आएगा कलर में। सोल्ट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा कलर में। अगर आप इसके ड्रॉप डालते हैं रेड वाले पे, लिटमस पेपर पे, तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सोल्ट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो उनके आंसर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब ये जो टेबल थी ये तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1। इस टेबल 2.1 को आपको एनालाइज करना है एंड सॉर्ट द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलोज। तो ये जो सैंपल थे ना, ये जो यहाँ देख सकते हैं आप, ये लेमन जूस सॉफ्ट सॉल्यूशन करते करते 11 सॉल्यूशन थे, ये 11 सैंपल्स थे हमारे पास। हमसे ये कहा जा रहा है कि इन सैंपल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए। ग्रुप ए विद सैंपल्स दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ग्रुप ए में वो सैंपल्स आएंगे जिन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया। और ये कौन से सैंपल्स होंगे, एसिडिक, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं हमने देखा था ना कि वही ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन थे वो सब तो आ जाएंगे ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में आपके एसिडिक सॉल्यूशन आ जाएंगे सारे, ठीक है। ग्रुप बी में क्या आएंगे, विद सैंपल्स दैट टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी कि ग्रुप बी में आप वो वाले एग्जांपल्स, वो वाले सैंपल्स रखेंगे जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज किया, यानी कि जो बेसिक सॉल्यूशन थे,
इनमें बेसिक तो होता है, जब ब्लू को रेड को ब्लू में चेंज करता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन ग्रुप बी में आएंगे। ग्रुप सी में कौन आएंगे? विद सैंपल्स दैट डू नॉट अफेक्ट ईदर ऑफ द टू लिटमस पेपर, जिनका कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो ब्लू लिटमस पेपर पे ना रेड लिटमस पेपर पे, यानी यहाँ पर न्यूट्रल सब्सटेंसेस की बात हो रही है। तो जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस थे वो आएंगे ग्रुप सी में। तो ग्रुप ए में एसिडिक सैंपल आएंगे, ग्रुप बी में बेसिक सैंपल आएंगे, ग्रुप सी में न्यूट्रल सैंपल्स आएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है और यहाँ पर आपको ये टेबल फिल करनी है। ग्रुप ए में एसिडिक सैंपल्स, ग्रुप बी में बेसिक सैंपल्स और ग्रुप सी में न्यूट्रल सैंपल्स। अब देखिए यहाँ पर एसिडिक कौन कौन से थे। लेमन जूस ग्रुप ए में आएगा, आंवला जूस ग्रुप ए में, टेमरिन वाटर ग्रुप ए में, विनेगर ग्रुप ए में। इसके बाद और तो कोई एसिडिक नहीं है, नहीं। अब इसके बाद देखिए जो सोप सॉल्यूशन है बेसिक है ग्रुप बी में। इसके अलावा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ग्रुप बी में, क्योंकि ये भी बेस है। लाइम वाटर भी बेस है ग्रुप बी में। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन बेस है ग्रुप बी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या क्या बचता है। अब रह गए हैं जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। टैप वाटर ये ग्रुप सी में न्यूट्रल है ना, और शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल है, तो ये भी ग्रुप सी में। और सोल्ट सॉल्यूशन ये भी न्यूट्रल है, ये भी ग्रुप सी में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ये टेबल 2.2 को उत्सुक हूँ। ये जो रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप है, और जो ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप होती है जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। वाई डू दे चेंज कलर when drops of some samples are put on them, और जब इन पर कुछ सैंपल्स के ड्रॉप डाले जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन के ड्रॉप डाले जाते हैं, तो इनके कलर में चेंज क्यों आ जाता है, ये क्वेश्चन अब यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, लेट अस फाइंड आउट। अब इन क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे, ठीक है। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। अब लाइकेंस क्या होती है? काई। आपने काई देखी होगी ना, कहीं किसी जगह पे अगर पानी बहुत जमा होता है तो उसके ऊपर वो हरी हरी सी काई जम जाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो लिटमस है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि हमें लाइकेन से मिलता है। इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। यानी ये जो लिटमस होता है जो कि एक इंडिकेटर होता है जो कि ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। ये जो लिटमस होता है ये अवेलेबल होता है एक सॉल्यूशन के रूप में भी और पेपर स्ट्रिप्स के रूप में भी, नॉन एज लिटमस पेपर। और ये जो पेपर स्ट्रिप्स होते हैं, जो लिटमस के पेपर स्ट्रिप्स होते हैं, इनको हम लिटमस पेपर कहते हैं, जो कि दो कलर के होते हैं, ब्लू कलर और रेड कलर। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। ये हम पहले आपको कई बार बता चुके हैं, ब्लू एंड रेड, एज शोन इन फिगर 2.3, जो कि यहाँ पर ये फिगर 2.3 में भी दिखाया गया है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी कि वो सब्सटेंसेस जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं वो सब्सटेंसेस एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें एसिड होता है। व्हाइल दोज दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। ये भी हम आपको समझा चुके हैं पहले कि ऐसे सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं ये सब्सटेंसेस बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब आगे, सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो हमने क्या देखा, क्योंकि जो लिटमस होता है ये एसिड सब्सटेंसेस के साथ डिफरेंट कलर शो करता है और बेसिक सब्सटेंसेस के साथ डिफरेंट कलर शो करता है, और ये हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इसलिए लिटमस को क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर। ये हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा करने वाला, बताने वाला। अब आगे बढ़ते हैं। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपका लिटमस है वही एक एसिड बेस इंडिकेटर है, इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मतलब जो कि हम फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं। तो कुछ और भी ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं या कुछ और भी ऐसे सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडिकेटर्स का काम करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज। ये लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर क्लासेस। और इनके बारे में आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया कि लाइकेंस बनते कैसे हैं। देखिए, लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ फंगस एंड एन एल्गी। यानी कि जब फंगस और एल्गी आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से लाइकेन बनते हैं, यानी कि काई बनती है, ठीक है। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव एबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। यानी कि ये जो लाइकेन बनते हैं ये चट्टानों पे, पेड़ों, पत्थरों पे बनते हैं या ट्रीज पे बनते हैं, और ऐसे एरियाज में बनते हैं जहां पर अच्छी खासी मात्रा में रेनफॉल होती है, बारिश होती है और हवा साफ होती है, ठीक है। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड? क्या आपने अपने आसपास पेड़ों के ऊपर कभी लाइकेंस यानी कि काई को देखा है? अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया है। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। अब यहाँ पर जो ये टेबल 2.2 थी, यहाँ पर हमने क्या किया था, ग्रुप ए में हमने ये एसिडिक सब्सटेंसेस को रखा था, ग्रुप बी में हमने यहाँ क्या रखा था, बेसिक सब्सटेंसेस को, और ग्रुप सी में न्यूट्रल सब्सटेंसेस को, जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। अब इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब हम इसको पढ़ते हैं।
देखिए अब हमें इनको स्टडी करने के लिए कहा गया कि इसको क्लासिफाई करना है इन सब्सटेंसेस को कि कौन कौन से सब्सटेंसेस है। हालांकि ये सब चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, समझा चुके हैं। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टेमरिन वाटर एंड विनेगर टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, ये हमने देखा था, क्योंकि ये सब एसिडिक होते हैं नेचर में। इंप्लाइंग दैट, यानी ये दिखाता है दैट दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। तो ये जो भी सब्सटेंसेस है, लेमन जूस, आंवला जूस, टेमरिन वाटर एंड विनेगर, क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द सब्सटेंसेस इन ग्रुप बी, अब ग्रुप बी की बात हो रही है, सच एज सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इन्होंने क्या किया था, इन सब ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दिया था। हेंस दीज सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। अब जो भी सब्सटेंसेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, द सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी such as tap water, sugar solution and salt solution did not change the color of either litmus paper। यानी कि ये जो सब्सटेंसेस है, जैसे कि हमने देखा था टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये किसी भी लिटमस पेपर को, ना तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, ना रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। तो कैन यू प्रिडिक्ट देयर नेचर, क्या बता सकते हैं कैसे सब्सटेंसेस हैं? तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसका यहाँ पर समझाया गया है, दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रल बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमसे क्या कहा गया है, एक्टिविटी 2.2 आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। यानी जितने भी सब्सटेंसेस हमने टेबल 2.2 में जो ग्रुप ए में रखे थे, क्या वो सब खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं? तो वहां पर कौन कौन से सब्सटेंसेस थे? तो ग्रुप ए में जो सब्सटेंसेस थे वो थे लेमन जूस, और उसके बाद था आंवला जूस, फिर था टेमरिन वाटर और फिर था विनेगर। और ये सब एडिबल होते हैं, ये हम खाने में यूज, कि जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं इनका टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं खाने में। यू विल फाइंड दैट ऑल दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, यानी कि ये सब टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। Thus we can say that substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस टेस्ट में खट्टे होते हैं ये एसिडिक होते हैं, यानी कि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, यानी कि कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। देखिए, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। जब तक आपसे कुछ टेस्ट करने के लिए ना कहा जाए तब तक ऐसे कुछ उठाकर टेस्ट मत कर लीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। जिस चीज को कहा जाए कि इसको टेस्ट करो, वही टेस्ट करके देखना है। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस। और जिस खाने की चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिस सब्सटेंस के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, उसको टेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए, सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फिगर 2.4। अब यहाँ पर ये फिगर 2.4 दी गई है, इसमें हमें कुछ एडिबल सब्सटेंसेस दिखाए गए हैं और उनमें कौन से एसिड्स होते हैं ये भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेमन ही लग रहा है जैसे कि नींबू, तो इसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद ये देखिए, ये आंवला है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है और एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी भी कहा जाता है। इसके अलावा आंवला में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। फिर ये मैंगो है, जिसमें कौन सा एसिड दिखाया गया है, टार्टरिक एसिड होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका टमाटर यानी कि टोमेटो आ जाता है, जिसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है और ऑक्सैलिक एसिड भी पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं, इनमें एक से ज्यादा एसिड भी हो सकते हैं। जैसे कि ये जो हमने आंवला देखा था यहाँ पर, इसमें अगर एस्कॉर्बिक एसिड होता है तो इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है। जैसे हमने टोमेटो देखा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है तो ऑक्सैलिक एसिड भी होता है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यहाँ कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कौन से एसिड पाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, लेमन। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिट्रिक एसिड, आप पूरा लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड। उसके बाद आता है कर्ड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लैक्टिक एसिड। इसके बाद क्या है, टैमरिन यानी कि इमली। इमली में मेन जो एसिड पाया जाता है वो होता है टार्टरिक एसिड, TARIC यानी कि टार्टरिक एसिड। और उसके बाद है विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड, ACETIC। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, विनेगर में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमसे क्या कहा गया है, नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब जो ग्रुप बी में हमने सब्सटेंसेस डाले थे वो सब क्या थे, बेसिक थे। उनमें से एक सैंपल, एक सब्सटेंस था बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो हमसे कहा गया कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लीजिए,
रब द बेकिंग सोडा सोल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, और बेकिंग सोडा सोल्यूशन को अपने फिंगर्स पे लगाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? तो पता है आपको क्या नजर आएगा? जैसे आप साबुन अपने हाथों पे लगाते हैं ना, तो जैसे साबुन होता है चिकना या स्लिपरी, बिल्कुल वैसे ही साबुन की तरह ही आपका बेकिंग सोडा सोल्यूशन होता है। इट फील्स सोपी और स्लिपरी, ये इसमें चिकनाहट होती है, जैसे साबुन लगाते हैं सेम वैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपको। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच, तो जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो स्लिपरी टू टच होते हैं, यानी कि चिकने होते हैं। उसके बाद देखिए, ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, यानी कि जनरली जो बेसिस होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये कड़वे होते हैं। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई भी चीज आपको कड़वी लग रही है तो उसमें बेस हो ही, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि कड़वे हों लेकिन वो बेसिक नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिटर गोर्ड, यानी कि जो करेड़ा होता है, possesses a bitter taste, इसमें कड़वापन होता है, बट इज नॉट बेसिक इन नेचर, यानी कि करेला एक एग्जांपल है कि कड़वा तो होता है लेकिन ये नेचर में बेसिक नहीं होता। लेकिन बेसिस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जनरली वो कड़वे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो अश्विन है ये क्या सोच रहा है जब इसको इन सब चीजों की जानकारी मिल रही है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर, यानी कि अब अश्विन ये सोचता है कि जो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड होते हैं, अब मैं एक इंडिकेटर के द्वारा ये चेक कर सकता हूँ कि ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, इनकी नेचर में चेक कर सकता हूँ इंडिकेटर के द्वारा। तो जो कीर्ति है वो क्या सोच रही है? इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, अगर लिटमस ना हो, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी कि कीर्ति ये सोच रही है कि अगर लिटमस ना हो अवेलेबल तो क्या कुछ और ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड बेस इंडिकेटर का काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, रेड रोज एज एन इंडिकेटर, यानी कि जो रेड रोज होता है ना, जैसे आप देख सकते हैं गुलाब है, लाल रंग का गुलाब, ये भी इंडिकेटर का काम करता है। इसका यूज करके भी आप इसको एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे, वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स, आपने अपने आसपास बहुत से कलरफुल फ्लावर्स को देखा होगा। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स, तो इन फ्लावर्स का यूज करके आप खुद से इंडिकेटर बनाकर देख सकते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें वो पूरा प्रोसेस समझाया गया है जिससे कि रेड फ्लावर्स का यूज करके आप इंडिकेटर बना सकते हैं। कैसे, देखिए, कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स, यानी आपके आसपास अगर कहीं पे रेड रोजेस आपको दिखते हैं तो अगर उसकी कुछ पंखुड़ियां, पेटल्स का मतलब क्या होता है? पंखुड़ियां, जैसे पंखुड़ियां होती है ना, अगर ये पंखुड़ियां आपको गिरी हुई नजर आए तो आप उनको उठा लीजिए। इट इज एडवाइज्ड नॉट टू प्लक फ्लावर्स, आपको ये भी एडवाइस दी गई है कि इन फ्लावर्स को उखाड़िए मत, तोड़िए मत। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, यानी जो पंखुड़ियां जमीन पे गिरी हुई है उनको उठा लीजिए, या फिर अगर कोई पूरा का पूरा रेड रोज अगर जमीन पे गिरा हुआ तो उसको उठा लीजिए, लेकिन प्लांट में लगे हुए रेड रोज को मत तोड़िए। ठीक है, टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश देम विद वाटर, अब आपने जो ये पंखुड़ियां ली है रेड रोज की, इनको आप कलेक्ट कीजिए और इनको पानी से साफ कर दीजिए। उसके बाद क्रश द पेटल्स, देखिए, क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल, पेस्टल और मोटर का यूज करके आप इन पेटल्स को, इन पंखुड़ियों को पीस दीजिए, क्रश कर दीजिए। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, फिर जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये एक ग्लास टम्बलर है, इसमें आपको ये रखने के लिए कहा गया, पीसने के बाद इसमें डाल दीजिए। ठीक है, और सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर, उसके बाद इस ग्लास टम्बलर में गर्म पानी डाल दीजिए। टू एंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड, और ये भी पक्का कर लीजिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि जो ये आपने क्रश करके ये जो पेटल्स इसमें डाले हैं, पीस कर, क्रश करके मतलब पीस के, वो पानी में अच्छे से पूरे डूब जाए, पानी में अच्छे से घुल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिक्विड तैयार होगा ना यहाँ पर, ये कलरफुल, यही हमारा रेड रोज इंडिकेटर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर सेफ्टी रखने के लिए भी कहा गया है। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, यानी किसी बड़े व्यक्ति के निगरानी में वाटर होगा, ये आप जब अलग कर लेंगे तो यही आपका रेड रोज इंडिकेटर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, यानी अब जो आपको फाइनली कलर्ड लिक्विड मिलेगा वही आपका एसिड बेस इंडिकेटर होगा, जो ये बताएगा कि कोई लिक्विड या कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, तो ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड आप लेंगे, उसमें ये टेस्ट ट्यूब आप ऐसे रखेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्या है, ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, यानी जो लिक्विड आपको मिला था रेड रोज से, वो यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में आपने डाला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, प्लेस 10-20 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट in each of two small transparent bottles और टेस्ट ट्यूब्स, मार्क देम ए एंड बी, यानी कि आप दो ट्यूब्स लेंगे, एक को आप नाम देंगे ए ट्यूब और दूसरे को नाम देंगे बी ट्यूब, और दोनों में ही आप क्या करेंगे, जो रेड रोज इंडिकेटर आपको मिला था थोड़ा सा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे, यहाँ पर लिखा है ना 10 से 20 ड्रॉप आप बोतल ए में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जो ए नाम दिया, और 10 से 20 ड्रॉप आप डालेंगे टेस्ट ट्यूब बी में। ठीक है, दोनों में क्या आ गया, वो रेड रोज इंडिकेटर आ गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, एंड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब ए है
इसमें आपने पहले क्या डाला हुआ है, रेड रोज इंडिकेटर। अब इसमें आप 20 से 30 ड्रॉप्स डालते हैं लेमन जूस के। लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब पहले ही हम आपको बता देते हैं, वैसे आगे भी हम इसको पढ़ेंगे कि जब आप इस रेड रोज इंडिकेटर में लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इस रेड रोज इंडिकेटर का जो कलर होगा वो रेडिश हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स। और यहाँ ये जो बी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आप 20 से 30 ड्रॉप इसकी डालेंगे सोप सोल्यूशन की, जो कि बेसिक होता है। और जब आप रेड रोज इंडिकेटर में बेसिक सोल्यूशन मिलाते हैं तो रेड रोज इंडिकेटर का कलर देखिए ग्रीन में चेंज हो जाता है, यानी कि रेड रोज इंडिकेटर एसिड के साथ जब मिलेगा तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये बेस के साथ मिलेगा तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। यानी कि टेबल 2.3 में यहाँ पर हमें ये टेबल भी कंप्लीट करनी है, एक किस चीज को रेड रोज इंडिकेटर में मिलाने पर कलर में क्या चेंज आता है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस भी बताना है तो उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, यानी कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, ठीक है। ये हम टेबल 2.3 भी देखेंगे। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, रिपीट द सेम with the other samples used in activity 2.1 and record your observations in table 2.3। यानी एक्टिविटी 2.1 जो हमने की थी जिसमें कि आपको कुछ सैंपल्स दिए गए थे, कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, तो जैसे कि लेमन जूस, सॉफ्ट सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, जो कि आपके पेज नंबर 9 पर है एनसीईआरटी बुक में। वहां से आपको वो सारे एग्जांपल्स लेने हैं और फिर चेक करना है कि उन सभी सैंपल्स को अगर आप रेड रोज इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो रेड रोज इंडिकेटर के कलर में क्या चेंज आता है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर जरा इस टेबल को देखिए, देखिए ये है पहला एग्जांपल, क्या है, लेमन जूस। आपने लेमन जूस लिया, अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। और सिंपल सी बात है, लेमन जूस एसिडिक होता है, और अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर आप एसिडिक सब्सटेंस को अगर आप मिलाते हैं रेड रोज इंडिकेटर के साथ तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि जब वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी रेड कलर कब आएगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और यही रेड रोज इंडिकेटर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर बेसिक सॉल्यूशन होता है तो। अब इन चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका जो ये लेमन जूस है ये एसिडिक है, तो जब इसको आप रेड रोज इंडिकेटर में डालेंगे तो जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है या जो रेड रोज इंडिकेटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या हुआ, एसिडिक, तो यहाँ आप लिखेंगे एसिडिक। ऐसे ही जो सोप सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, ये बेसिक होता है ना नेचर में, तो अगर इसको आप रेड रोज इंडिकेटर के साथ चेक करते हैं तो रेड रोज इंडिकेटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो सोप सॉल्यूशन का जो नेचर हुआ वो क्या हुआ, बेसिक हुआ। ऐसे हमने आपको पहले भी बता चुके हैं इसी वीडियो में, आंवला जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, तो जब ये रेड रोज इंडिकेटर के साथ मिलेगा तो रेड रोज इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा रेड में। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ आंवला का, एसिडिक। तो इसी तरीके से आपको ये टेबल आगे पूरी कंटिन्यू करनी है, टेबल को कंप्लीट करना है। अब आपकी जो टेबल 2.1 है जो कि पेज नंबर 9 पर है, उसके जितने भी सैंपल्स दिए गए थे वो सब यहाँ पर आप एक के बाद एक लिखते जाइएगा। जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होंगे उनके साथ यहाँ पर आप लिखेंगे रेड, क्योंकि आपका जो रेड रोज इंडिकेटर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। जितने बेसिक सब्सटेंस थे उनके साथ ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो उसमें 3 न्यूट्रल सब्सटेंस भी थे, टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सोल्ट सोल्यूशन, उनके साथ नो चेंज। यहाँ पर आप लिखेंगे नो चेंज। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर मान लीजिए आप लिखते हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि टैप वाटर था, तो टैप वाटर, इसके अलावा शुगर सोल्यूशन या सोल्ट सोल्यूशन भी हो सकता है, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस थे ना, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पर नो चेंज आएगा, यानी कि आपका जो ये इंडिकेटर है रेड रोज इंडिकेटर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कलर में। और उससे क्या पता चलेगा, जो टैप वाटर होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो आपको एसिड वाले इस तरीके से करने हैं जैसे एसिड का दिखाया, फिर बेस वाले इस तरीके से करने जैसे बेस का दिखाया, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उनको इस तरीके से लिखना है, और ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद देखिए आपसे क्या कहा गया है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स, यानी कि जो भी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे वो अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करने हैं। अब देखिए, are the samples that change the color of the flower extract to a shade of red the same as those that change the color of blue litmus paper to red, group A table 2.2। यानी कि जब हमने टेबल 2.2 को कंप्लीट किया था तो उसमें हमने ग्रुप ए में कौन से सैंपल्स, कौन से सब्सटेंस रखे थे, जो एसिडिक थे। और एसिडिक सब्सटेंस क्या करते हैं, हमने देखा था ना, वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर को रेड में चेंज कर देते हैं। यानी कि वहां पर एसिड क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे थे। और यहाँ पर जब हमने देखा, ये भी तो एग्जाम्पल वही देखे कि जहां पर भी एसिडिक होगा वो आपके इस रेड रोज इंडिकेटर को रेड में चेंज कर देगा। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, यहाँ पर जो रेड रोज इंडिकेटर है जब आप यहाँ पर लेते हैं तो वो रेड रोज इंडिकेटर को ग्रीन में चेंज कर देते हैं। यानी कि जो बेसिक सॉल्यूशंस वहां पर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे थे, वही सारे बेसिक सॉल्यूशंस यहाँ पर रेड रोज इंडिकेटर के कलर को ग्रीन में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट
the same as those that did not change the color of red and blue litmus papers. Group C table 2.2, टेबल 2.2 में ग्रुप सी में कौन से सब्सटेंसेस थे जो न्यूट्रल सब्सटेंस थे, और वहां हमने क्या देखा था कि आप चाहे ब्लू लिटमस पेपर ले लें चाहे रेड लिटमस पेपर ले लें, अगर आप उसमें न्यूट्रल सब्सटेंस मिलाते हैं जैसे कि टैप वाटर मिलाते हैं, शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, तो उनके कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ भी हो रहा है, जो भी आपके न्यूट्रल सब्सटेंस है अगर आप रेड रोज इंडिकेटर के साथ उसको मिलाते हैं तो रेड रोज इंडिकेटर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वहां भी चेंज नहीं आ रहा था न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ ब्लू या रेड लिटमस पेपर में, और यहाँ रेड रोज इंडिकेटर में भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस के मिलने पर कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे देखिए, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड, अब इस एक्टिविटी से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, that the red rose extract यानी कि रेड रोज जो इंडिकेटर बना can also be used to test the nature of the substances, इससे भी हम नेचर ऑफ सब्सटेंस पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। Hence it is another example of an acid base indicator। तो आपका जो रेड रोज इंडिकेटर है, रेड रोज से जो एक्सट्रैक्ट जो सोल्यूशन मिलता है वो भी एसिड बेस इंडिकेटर ही है। We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in basic solution। Can you now fill in the nature of the substances in table 2.3? ये जो टेबल 2.3 यहाँ पर नेचर ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हमने दिखाए हैं, आपको ये आगे के जितने भी और भी सैंपल है जो कि एक्टिविटी 2.1 में थे वो आपको यहाँ कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है, वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट्स, यानी आपने जो ऊपर रिजल्ट देखे होंगे इसके बारे में आप काफी एक्साइटेड होंगे। यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस विद सम वेजिटेबल्स, यानी कि अब आप इन प्रोसेसेस को रिपीट कर सकते हैं, आप कुछ और एक्सट्रैक्ट कुछ और ऐसे इंडिकेटर बना सकते हैं टेस्टिंग सब्सटेंसेस करने के लिए विद वेजिटेबल्स, यानी कि जैसे हमने ये रेड रोज इंडिकेटर बनाया ऐसे ही आप और भी कुछ वेजिटेबल्स का यूज करके, फ्रूट्स का यूज करके, फ्लावर्स का यूज करके आप और भी ऐसे इंडिकेटर्स बना सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है, सच एज कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बीटरूट, पर्पल कैबेज, इनका यूज आप कर सकते हैं इंडिकेटर बनाने के लिए। टर्मरिक, हल्दी का यूज कर सकते हैं। इंडियन ब्लैकबेरी यानी जामुन का यूज कर सकते हैं। एंड रेड हिबिस्कस यानी गुड़हल का यूज कर सकते हैं, ये गुड़हल फ्लावर होता है, रेड हिबिस्कस फ्लावर। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। ये जो सब एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं इनसे जो आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, जो इनका आपको सोल्यूशन मिलेगा वो भी एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है, जैसे कि रेड रोज इंडिकेटर करता है। अब यहाँ पर हमें हाइड्रेंजा प्लांट के बारे में कुछ बताया गया है। हाइड्रेंजा इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि जो हाइड्रेंजा प्लांट होता है ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है जैसे कि हिमालयन रीजन में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, इसमें अलग अलग रंगों के फ्लावर्स आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉइल कैसा है इस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये प्लांट हाइड्रेंजा प्लांट किसी एक जगह पर है तो वहां की मिट्टी कैसी है उसके हिसाब से उसका कलर होगा फ्लावर का, या दूसरी जगह पर मिट्टी कैसी है तो उसके हिसाब से उसका कलर आएगा फ्लावर का। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, यानी कि हाइड्रेंजा प्लांट अगर एक ऐसी मिट्टी में लगा हुआ है जो कि एसिडिक है, उसमें एसिड की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पर जो फ्लावर आएगा वो ब्लू कलर का होगा। Whereas in basic soil the flowers are pink और red, लेकिन अगर यही हाइड्रेंजा प्लांट एक ऐसी मिट्टी में लगा हुआ है जो कि बेसिक सॉइल है, ठीक है, तो वहां पर जो उसके फ्लावर्स आएंगे वो या तो पिंक होंगे या रेड होंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया गया इधर, कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजा फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, यानी कि अगर गार्डनर चाहे तो अगर वो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, अगर वो उसके नेचर को थोड़ा बदल दे, एसिडिक कर दे या बेसिक कर दे, तो क्या उससे भी हाइड्रेंजा जो प्लांट होता है उसके फ्लावर्स में चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि अगर वो एसिडिक मिट्टी कर दे तो क्या उसके फ्लावर ब्लू हो जाएंगे, और क्या अगर वो बेसिक मिट्टी कर दे तो क्या इस हाइड्रेंजा प्लांट के जो फ्लावर्स है वो पिंक और रेड हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है यस, यानी कि गार्डनर ऐसा कर सकते हैं। अगर वो एसिडिक कर देते हैं मिट्टी को तो उसके हिसाब से ब्लू कलर आ जाएगा फ्लावर्स का, अगर वो बेसिक कर देते हैं मिट्टी को तो उसके हिसाब से ये जो हाइड्रेंजा प्लांट है इसमें पिंक या रेड कलर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, यानी जो हल्दी होती है उसको भी एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस है, कोई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे काम करता है। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। 2.1 एक्टिविटी में हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया था और रेड लिटमस पेपर का यूज किया था। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, क्या कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स के भी आप पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हैं। फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को हम देखते हैं। देखिए, टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक, हल्दी लिया एक चम्मच, इन अ पैकेट डिश, जैसे कटोरा टाइप देख रहे हो यहाँ पर आप, ये यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है हमें, ये कटोरा टाइप ऐसा लिया, इसमें आपने हल्दी डाल दी चम्मच भर के, और कंटेनर या फिर कोई और बर्तन भी हो सकता है। एंड एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाला और इसका पेस्ट बना दिया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यू में ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, आप ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रेश टर्मरिक लेकर उसको पीस सकते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आगे देखिए, केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। अब एक फिल्टर पेपर लीजिए और इस पेस्ट में इसको डुबो दीजिए जब तक ये पूरा जो आपका जो फिल्टर पेपर है वो येलो ना हो जाए, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया। टेक इट आउट, फिर बाहर निकालिए इस येलो पेपर को, एंड अलाउ इट टू ड्राई, फिर ये इसको आप ड्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए।
कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स, इसकी देखिए पतली पतली स्ट्रिप्स में इसको काट दीजिए, विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर, और ये टर्मरिक पेपर की तरह यूज होगा, ये एक इंडिकेटर का काम करेगा। क्वेश्चन यानी सावधानी क्या बरतनी है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, और किसी बड़े व्यक्ति के निगरानी में ही आपको यह काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या कहा गया है, यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1, यानी 2.1 में जितने भी हमें सैंपल्स दिए गए थे उन सब के जो सॉल्यूशन है उनकी कुछ कुछ ड्रॉप्स लेनी है, और ड्रॉपर के द्वारा उसको हमने जो हमने फिल्टर पेपर को जो बनाया था ना इसमें हल्दी में डालकर, अब ये एक इंडिकेटर का काम करेगा, इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन एक करके डालिए, पहले आपने एक सॉल्यूशन उठाया, उसको डाला एक स्ट्रिप पे, देखा क्या कलर का चेंज है, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा सॉल्यूशन डाला, ऑन सेपरेट पीसेस ऑफ टर्मरिक पेपर, यानी एक एक करके आपको छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते जाएंगे, टर्मरिक जो इंडिकेटर है उसके ऊपर एक एक करके ड्रॉप्स डालते जाएंगे, चेक करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। कभी स्टेट का एग्जाम, कभी सेंटर का एग्जाम, तो कभी डिफेंस का एग्जाम, जितने एग्जाम उतनी कोचिंग, कब तक ऐसे चलेगा? डोंट वरी, अब ऐसा। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हल्दी वाला यानी कि टर्मरिक वाला इंडिकेटर होता है, इस पर अगर आप बेस डालते हैं ना, तो बेस डालने पर इसका जो येलो कलर होता है ये रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे में पता चल जाता है कि ये जो सब्सटेंस या सॉल्यूशन है ये बेसिक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप इस येलो कलर वाले हल्दी वाले इंडिकेटर पे अगर आप कोई एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं, एसिडिक या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस डालते हैं, तो इसके येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता। अगर बेसिक डालेंगे तो इसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है रेड में। एसिडिक डालने पे कोई चेंज नहीं आएगा और न्यूट्रल डालने पे कोई चेंज नहीं, येलो का येलो ही रहेगा। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस इस पे डाला कि इसके कलर में चेंज नहीं आया, तो वहां दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है वो सब्सटेंस एसिडिक हो सकता है न्यूट्रल हो। तो ये एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस नहीं दिखा सकता आपको। बेसिक साफ साफ नजर आ जाएगा, बेस डाला है वो सीधा रेड में चेंज हो जाएगा, येलो से रेड में, तो आप हो गए बेसिक है। लेकिन जहां कलर चेंज नहीं हुआ वो एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये टेबल हमें दी गई है, टेबल 2.4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो सैंपल्स जो दिए गए थे 2.1 में, उसको टर्मरिक पेपर के साथ चेक करना है। तो जैसे कि सबसे पहले लेमन जूस, लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल, एसिडिक, लेमन जूस एसिडिक है, इस पे डालेंगे तो इसका जो येलो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता इसमें। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, तो ये येलो से किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में। आंवला जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से आपको जो सारे सैंपल्स थे ना टेबल 2.1 में, सारे सैंपल्स एक एक करके यहाँ पर आप एक के बाद एक लिखते जाएंगे, और जो एसिडिक होगा उसके आगे लिखेंगे नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, येलो ही रहेगा। जो बेसिक सॉल्यूशन होंगे जैसे सोप सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर जैसा कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिया गया था, लाइम वाटर दिया गया था, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन दिया गया था, जब ये आप लिखेंगे तो उनके आगे लिखेंगे रेड, क्योंकि फिर ये येलो कलर रेड में चेंज हो जाएगा। और जो भी आपके उसमें न्यूट्रल सब्सटेंस थे जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन और टैप वाटर, वो जब लिखेंगे तो उसके आगे भी लिखेंगे नो चेंज। जहां एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस आ जाएगा वहां लिखेंगे नो चेंज यहाँ पर, और जहां पर बेसिक सॉल्यूशन होगा या जैसे कि सोप सॉल्यूशन, वहां इधर लिखेंगे रेड, वहां पर ये येलो रेड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में से क्या पूछा गया है यहाँ पर, देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, यानी जितने भी सैंपल आपने यूज किए एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, क्या उन सबने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज किया? तो ये हम आपको समझा चुके हैं, सब में ऐसा चेंज नहीं आएगा। जब आप बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो जो बेसिक हो बेस होगा वो तो येलो को चेंज कर देगा रेड में, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, येलो ही रहेगा। ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, अब आपको वो सारे सैंपल्स बताने हैं जिनसे कि कलर चेंज नहीं होगा। तो जितने भी एसिडिक सैंपल थे एक्सरसाइज टेबल 2.1 में, जितने भी एसिडिक सैंपल्स थे, जितने न्यूट्रल सैंपल्स थे, उन सबको आपने लिखना है कि उनसे कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे कंपेयर देम with the samples in group A, group B and group C in table 2.2। अब जो टेबल 2.2 हमने बनाई थी उसमें ग्रुप ए में हमने एसिड्स को रखा था, ग्रुप बी में बेसिक्स को रखा था और ग्रुप सी में न्यूट्रल सब्सटेंसेस को रखा था। तो अब आपको ऐसे ही कंपेयर करना है, देखिए जितने भी एसिड्स होंगे उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, येलो का येलो ही रहेगा। और ग्रुप बी में क्या थे, बेसिक्स थे, जितने भी बेसिक सैंपल्स आप ऐड करेंगे इस टर्मरिक इंडिकेटर के साथ तो वो येलो कलर को चेंज कर देंगे रेड में। और ग्रुप सी में क्या थे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस आप ऐड करते हैं टर्मरिक इंडिकेटर के साथ तो उसके येलो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, Can turmeric paper be used as an indicator for acidic substances? क्या आप एसिडिक सब्सटेंसेस को चेक करने के लिए टर्मरिक पेपर का यूज कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं टर्मरिक पेपर पे तो उसका येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता, और न्यूट्रल सब्सटेंस डालते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आता। तो आप अगर आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने सब्सटेंस डाला वो एसिडिक है या न्यूट्रल है, दोनों में कलर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बेस डालेंगे तो कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस का पता चल सकता है आपको, लेकिन एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स, और अपने ऑब्जर्वेशंस को आप अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें, ये आपसे कहा गया है।
और देखिए जितना कुछ हमने आपको बताया वही यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस हमने देखी अभी, वी कैन कंक्लूड, अब हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। जैसे बेसिक सब्सटेंसेस का तो पता चल सकता है, बेसिक सब्सटेंस डालते ही येलो कलर चेंज हो जाएगा रेड में। हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में डिफरेंस आप नहीं पता कर पाएंगे। एसिड डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा कलर में, न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, कंफ्यूजन रहेगी कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है, पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ बेस का पता चल सकता है। इसलिए ये जो आपका इंडिकेटर होता है टर्मरिक इंडिकेटर, ये बेसिक चीजों को चेक करने के तो काम आ जाता है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में डिफरेंस नहीं बता पाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें टर्मरिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस, यानी कि जो टर्मरिक होती है इसको गोल्डन स्पाइस, गोल्डन मसाला क्यों कहा जाता है। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली, ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी मेंबर होती है। शेप देखेंगे तो कुछ कुछ अदरक जैसी नजर आती है। विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इंडिया में और दूसरे देशों में वो उगाई जाती है। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें नॉर्मली इसको यूज किया जाता है। इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड, यानी हमारे खाने में इसका टेस्ट और इसको कलर तो प्रोवाइड कराती है, हमारे खाने में इसका ये टेस्ट प्रोवाइड कराती है, कलर प्रोवाइड कराती है, लेकिन इस पे जब रिसर्च किया गया तो पता चला इसके और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या देखिए, इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल, कौन सा सॉल्यूशन यूज किया होगा। हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, उसके टीचर ने उसकी प्रशंसा करी कि उसने कितना क्रिएटिव अपना माइंड लगाया, और ये जो पेपर था पहले इसके ऊपर टर्मरिक पेस्ट लगाया, पूरा पीला कर दिया, फिर इसको सुखा दिया, फिर इसके ऊपर इस तरीके से कोई एक सॉल्यूशन यूज किया जिससे कि ये मैसेज लिखा। अब ध्यान से समझिए हमने क्या देखा था, ये जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है, टर्मरिक पेपर, जब आप एक पेपर के ऊपर टर्मरिक पेस्ट लगा देते हैं उसका कलर क्या होता है, येलो। अगर आप उस पर बेसिक सब्सटेंस या बेसिक सॉल्यूशन लगाते हैं तो क्या होता है, वो जो येलो कलर होता है टर्मरिक इंडिकेटर का, वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है रेड में। अगर उस पर एसिड या न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे तो फिर वो येलो का येलो ही रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर, ये सब जगह पे रेड कलर नजर आ रहा है आपको, ये कब आया होगा, जब उसने कोई बेसिक सॉल्यूशन यूज किया होगा, यानी उसने कोई एक बेसिक सॉल्यूशन यूज किया और इसके ऊपर लिखना शुरू किया, तो ये जो नीचे का पूरा येलो पार्ट था वो जहां जहां वो बेसिक सॉल्यूशन रखता गया वहां वहां वो रेड में चेंज होता गया। तो ये जो पूछा गया ना कौन सा सॉल्यूशन यूज किया गया होगा, तो वो बेसिक सॉल्यूशन यूज किया गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर अश्विन क्या कह रहा है, आर देयर एनी सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब स्मेल, अच्छी स्मेल भी हो सकती है, बुरी स्मेल भी हो सकती है, उसको ऑर्डर्स भी कहते हैं। चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पर जो अश्विन है वो ये सोच रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस अगर मिलाए जाए तो उनका ऑर्डर, उनकी स्मेल बदल जाए और हमें पता चल जाए कि जो सब्सटेंस मिलाया गया वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इनको हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, याद रखिएगा। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें अगर आप कोई सोल्यूशन या कोई सब्सटेंस डालेंगे तो इनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने मिलाया है वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। देखिए यही यहाँ पर बताया गया है। देयर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं whose orders चेंज जिनकी स्मेल बदल जाती है इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, अगर उनमें एसिड या बेस मिलाया जाए तो उनकी ऑर्डर, उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं। दीज आर कोड, यानी इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनको ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, और ये बताते हैं कैसे इनकी स्मेल बदल जाती है। लेट अस एक्सप्लोर मोर, अब इसी के बारे में हम और जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर आपको समझाया गया है और ओनियन का यूज करके बताया गया, यानी जो ओनियन होता है उससे हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। उसकी जो स्मेल होती है उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि जब उसमें कोई चीज मिलाई गई है वो एसिडिक थी या बेसिक थी, कैसे वो हम समझते हैं। टेक सम फाइनली चॉप ओनियंस, कुछ ओनियंस लीजिए, उनको अच्छे से चॉप कर दीजिए इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ, उसमें कुछ क्लीन कॉटन क्लॉथ के कपड़े कुछ टुकड़े डाल दीजिए, या फिर और फिल्टर पेपर डाल दीजिए। ठीक है, टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट, उसको टाइटली एकदम बंद कर दीजिए कंटेनर को और उसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब सुबह आप क्या करेंगे, जो आपने कपड़े के टुकड़े डाले थे कॉटन क्लॉथ के, उन ऑनियंस के साथ, जो आपने ऑनियन चॉप करके डाला था उसके साथ, या तो वो कॉटन के जो कपड़े हैं उसमें से 2 टुकड़े उठा लीजिए, या फिर जो फिल्टर पेपर आपने डाला था वो भी उठा लीजिए। ठीक है, उसका टुकड़ा भी आप फिल्टर पेपर का भी उठा सकते हैं, और फिर उनकी स्मेल को चेक कीजिए। ठीक है, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस। अब आप ये जो आपने जो कपड़ा लिया है, या तो इसको या फिल्टर पेपर को क्लीन सरफेस पर रख दीजिए। अब इसमें हुआ क्या हुआ है, ये जो कपड़ा है, ये जो फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर वो जो ऑर्डर था ना, वो जो स्मेल थी उस ओनियन की, वो सारी ओनियन की स्मेल इस पर आ चुकी है, इन पर। ठीक है, एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिंड वाटर ऑन वन स्ट्रिप, यानी कि अब आप क्या करिए, एक स्ट्रिप के ऊपर तो टैमरिंड वाटर, यानी जो आपका इमली का पानी है वो डालिए, और टैमरिंड वाटर जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं एसिडिक होता है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो कि एक बेस होता है, ऑन दी अदर, एक टुकड़े पे, एक स्टिक पे तो आपने डाला टैमरिंड वाटर जो कि एसिडिक था, और एक टुकड़े पे आपने डाला बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो कि बेस था। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स, फिर आप इनकी जो ड्रॉप्स थी उनको फैल जाने दीजिए। चेक दी ऑर्डर अगेन, अब आप ऑर्डर को चेक कीजिए।
अब यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं, उनको याद रखिएगा कि आपका जो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो ओनियन वाला है, आपने किया क्या था, आपने कंटेनर में ओनियन को चॉप करके डाला, उसी में आपने कॉटन के कुछ टुकड़े डाल दिए, कॉटन के कपड़े के, उसी में आपने फिल्टर पेपर के भी कुछ टुकड़े डाल दिए, रात भर छोड़ दिया, तब हुआ क्या, उन कपड़ों पे या फिर कपड़ों के टुकड़ों पे या फिर वो फिल्टर पेपर के टुकड़ों पे क्या हुआ है, वो जो ऑर्डर था वो स्मेल आ गई सारी ओनियन वाली। अब अगर आप उस पर एसिड डालते हैं तो उस, अब आपके पास जो टुकड़े हैं कपड़े के या फिर फिल्टर पेपर के, उस पर आपने एसिड की ड्रॉप डाली, तो उसकी जो स्मेल है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो पहले के जैसी ही रहेगी। और आप समझ जाएंगे कि ये जो सोल्यूशन हमने डाला है ये एसिड है, तो ये जो टैमरिन वाटर का ड्रॉप आपने डाले थे ना, उससे उन टुकड़ों पे जो स्मेल आ रही थी आपको, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो क्योंकि ये एसिडिक सोल्यूशन है। और बेकिंग सोडा सोल्यूशन डाला तो जो पहले जो प्याज की स्मेल थी वो खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा कि बेकिंग सोडा सोल्यूशन बेस है। वो यहाँ पे लिखा है नोट योर ऑब्जर्वेशन, हमने सारी ऑब्जर्वेशन आपको बता दी है यहाँ पर। सिमिलरली टेस्ट द चेंज in the order with other acidic and basic substances and record your observations। यानी कि कुछ और बेसिक या एसिडिक सब्सटेंसेस भी आपको चेक करने हैं और उनकी ऑब्जर्वेशंस को भी रिकॉर्ड करना है। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जिससे कि स्मेल वैसे की वैसे ही बनी रहती है, तो आपको पता चल जाएगा ये एसिडिक है। और जब आप कोई ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें कि स्मेल एकदम खत्म हो जाती है ओनियन की, तो आप कहेंगे ये हमने बेस डाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, जिनका नाम क्या था, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनको शॉर्ट में नाम कैसे बुलाया जाता है, पीसी रे, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इनको मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ही अर्नड डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से पढ़ाई की, डॉक्टरेट की, उन्होंने डिग्री ली, एंड रिटर्न टू इंडिया, फिर वो भारत आ गए। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। भारत में उन्होंने एडवांस साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। उन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है, कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो कि मेडिसिन बनाती थी। इन 1901 में। He was a person rooted in Indian culture। वो भारत के इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, एंड नॉलेज ट्रेडिशन, और भारत के नॉलेज ट्रेडिशन में उनका विश्वास था। Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise of ancient Indian scientists to the modern world। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, थ्रू हिज राइटिंग्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, यानी उन्होंने जो अपनी लेख लिखे इंडिया की केमिस्ट्री की हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया पे उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी, जो लेख लिखे, उसमें उन्होंने क्या बताया, ही हाइलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि भारत की जो पुराने जो इंडियन साइंटिस्ट थे वो भी कितने एडवांस थे, और उन्होंने बताया कि पहले ही हम लोगों को कितनी जानकारी हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे वो पहले ही रखते थे साइंस के बारे में। उसके बाद क्या कहा गया है, रे सोशल रिफॉर्मर, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उनका यह मानना था कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मदर टंग का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें फिर से एक्टिविटी दी गई है और हेडिंग क्या है जरा देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंसेस और बेसिक सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं, तब क्या होता है, जरा देखते हैं इसको। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम समझते हैं, ठीक है। वैसे हम आपको एक चीज बता दें कि जब बेस एसिड के साथ मिलते हैं तो बेस क्या करते हैं, एसिड का जो असर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि जो एसिड्स का नेचर होता है उसको न्यूट्रलाइज करके बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, जब हम ये एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इसके देखेंगे, तो ये सारा कंसेप्ट आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब जरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it. Observe the color। यानी यहाँ पर आपसे कहा गया कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आप लेमन जूस लीजिए। लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक होता है। लेमन जूस की आपने 1 ड्रॉप उसमें डाली, 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाली, उसमें आपने 20 ड्रॉप्स वाटर भी डाल दिया। अब ये जो सोल्यूशन है ये कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है, क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है। अब आगे देखते हैं। Add a drop of blue litmus solution to it। अब आपने इसमें 1 ड्रॉप किसकी डाली, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की डाली। अब होगा क्या, हमने आपको पहले भी समझाया था कि जब आप ब्लू लिटमस के साथ एसिड को लगाते हैं, एसिड को जोड़ते हैं, तो ब्लू लिटमस का जो कलर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। अभी तक आपके पास क्या था, अभी तक आपके पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है लेमन जूस वाला, तो उसमें आपने 1 ड्रॉप डाल दी ब्लू लिटमस की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा रेड में, यानी जो पहले ब्लू कलर था वो रेड में चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, क्या कोई कलर चेंज देखते हैं, बिल्कुल, ये रेड में चेंज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। Slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swill it well। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अब आपको इसी सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है लाइम वाटर की। लाइम वाटर क्या होता है, बेस होता है। अभी तक ये सॉल्यूशन क्या था, अभी तक ये एसिडिक था, लेमन जूस वाला सॉल्यूशन था। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आप लाइम वाटर मिला दीजिए इस टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉपर की मदद से, इसको अच्छे से हिलाइए। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, वैसे ये नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, हम आपको पहले ही समझा देते हैं कि अभी तक आपके पास एक लेमन सॉल्यूशन था, ये आपने एक लेमन जूस लिया था जो कि एसिडिक होता है, उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने ब्लू लिटमस डाला, उसके कुछ ड्रॉप्स डाली, तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड में। उसके बाद आपने कुछ लाइम वाटर, कुछ ड्रॉप्स डाली लाइम वाटर की, जो कि बेस होता है। अब जब आप एसिड में बेस डाल रहे हैं, याद रखिए, अब आप एसिड में क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो अभी तक कलर क्या था, रेड था,
ठीक है, वो रेड चेंज हो जाएगा ब्लू में। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपने उसमें बेस डाल दिया है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। A stage comes when the color of the solution changes from red to blue। वही चीज आ गई ना यहाँ पे, रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में फिर से 1 ड्रॉप लेमन जूस की डाल दीजिए। अब क्या होगा, देखिए इस स्टेज तक क्या हो रहा है कि एसिड के अंदर आपने बेस मिलाया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब दोबारा अगर उसमें फिर से लेमन जूस मिलाते हैं तो उसमें फिर से एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और ये सॉल्यूशन फिर से एसिडिक हो जाएगा। इस चीज को आपने याद रखना है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई देयर इज अ चेंज इन कलर? चेंज इन कलर क्यों आ रहा है, ये हम चीजें आपको बता चुके हैं। हालांकि इसको अब नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया गया, उसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बताया गया है इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। देखिए, इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, यानी कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि लेमन जूस सॉल्यूशन में पहले क्या डाला गया, ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला गया। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। तो ये किसमें चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर के साथ जब एसिड ऐड होता है तो ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाता है। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड तो दिस टेस्ट ट्यूब, फिर इसी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर जो कि बेस होता है वो डाली गई, उसकी ड्रॉप्स डाली गई। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, फिर वो रेड से चेंज हो गया ब्लू में। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन It's dangerous. Dangerously cold. इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। इससे पता चलता है कि अब वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नहीं रह गया है। पहले उसमें लेमन जूस था, वो एसिडिक सोल्यूशन था, अब उसमें बेस मिला दिया, लाइम वाटर मिला दिया, अब वो एसिडिक नहीं रह गया है। ठीक है, क्योंकि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो जो एसिड का जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड। लाइम वाटर ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी जब एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, सही मात्रा में सॉल्यूशन ऑफ एसिड के साथ मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ बेस को, यानी एसिड और बेस जब मिलते हैं सही मात्रा में, वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो नया सॉल्यूशन बनता है ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यहाँ पे वर्ड आया था न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब अब ये सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और इसमें हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी जनरेट होती है। तो ये देखिए, एसिड में जब ऐड किया जाता है बेस को, एसिड में बेस ऐड किया जाता है तो इससे सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट भी जनरेट होती है। अब उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ where you can observe the use of neutralization process। यानी हमारे डेली के एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहां पर आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके बारे में अब हम आगे जानेंगे। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन कैसे देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सिचुएशन 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है, कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन। कीर्ति गार्डन में खड़ी थी और एक बटरफ्लाई को देख रही थी। विथ हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। और देखिए यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, उसका जो हाथ है ये पेड़ के तने पर ऐसे इस तरीके से लगा हुआ है। सडनली रेड एंड बिट हर, एक लाल चींटी आती है और उसको काट लेती है। लिविंग हर स्किन रेड, और उसकी स्किन रेड हो जाती है वहां से, विद स्टिंगिंग पेन, और उसे ऐसे लगता है जैसे एक दर्द हो रहा है, चुभन भरा दर्द हो रहा है। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मोइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। उसका भाई क्या करता है, तो जहां पर चींटी ने काटा था वहां पर वो क्या लगाता है, बेकिंग सोडा लगाता है। मोइस्ट मतलब थोड़ा सा गीला करके बेकिंग सोडा लगा देता है। विच रिलीव द पेन, जिससे उसको दर्द में आराम मिलता है। ये कैसे हुआ ये हम देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब आपको कोई चींटी काटती है तो वो क्या करती है, वो आपकी स्किन के अंदर एक एसिडिक लिक्विड, एक लिक्विड के रूप में एसिड होता है, वो एसिड आपकी स्किन में छोड़ देती है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब जहां पर भी उसने काटा उस जगह पे क्या आ गया, स्किन में एसिड आ गया आपके, तो वहां पर आपको फिर दर्द होनी शुरू हो जाती है, और ये चुभने वाली दर्द होती है इस एसिड की वजह से। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा व्हिच इज अ बेस। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, ये तो बेस होता है। तो जहां पर आपकी स्किन पर चींटी ने काटा वहां पर एसिड है, उसके ऊपर आपने क्या मर दिया, क्या लगा दिया, उस पर आपने लगा दिया बेकिंग सोडा जो बेस होता है। अब ये बेस क्या करेगा, उस एसिड के साथ मिलेगा और उसके असर को खत्म कर देगा, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। What remedies do people use to treat and bites in your region? आप जहाँ पे रहते हैं वहां पर अगर चींटी ऐसे काट ले और इस तरीके से हाथ में या स्किन में एसिड आ जाए और जलन हो, तो आपके यहाँ पर लोग किस तरीके के उपचार करते हैं, कैसे इलाज करते हैं, वो आपको बताना है। अब यहाँ पर हमने जो सीखा उसको अगर हम शॉर्ट में बोले तो क्या बोलेंगे कि जब आप एक एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो अब जो नया सॉल्यूशन अब बनता है ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक है, और जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में पर्याप्त मात्रा में बेसिक सॉल्यूशन मिला देते हैं तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन होता है ये इस एसिडिक सॉल्यूशन का इसका एसिडिक जो असर होता है उसको समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। अब इसके बाद सिचुएशन 2 देखिए, एक और सिचुएशन यहाँ पर हमें ये दी गई है।
ऑन द फार्मर्स पोर्टल, पोर्टल क्या होता है? एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कि फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अ क्वेरी फ्रॉम अ फार्मर स्टेट्स, यानी कि इस पोर्टल पे, फार्मर पोर्टल पे एक फार्मर ने, किसान ने अपना एक क्वेश्चन पूछा, उसने एक प्रॉब्लम अपनी शेयर की। प्रॉब्लम क्या थी? उसने कहा माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। आफ्टर डिटेल डिस्कशन, फिर एक डिटेल डिस्कशन किया गया इस पे, इट वाज फाउंड, फिर ये पता चला दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मिट्टी में डाले जाते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या कि केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज हुआ, इतना ज्यादा यूज हुआ, मेड द सॉइल एसिडिक, जिससे कि जो सॉइल थी ना, मिट्टी, ये सब मिट्टी एसिडिक हो गई। What remedy might be provide to him, अब इसका क्या इलाज हो सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, when the soil is too acidic the plants do not grow well, यानी जब मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम, इसको ठीक करने के लिए मिट्टी में क्या डालना पड़ेगा? लाइम, यानी कि चूना, जो कि क्या होता है? जो कि बेस होता है। मिट्टी में क्या ज्यादा हो गया? एसिड ज्यादा हो गया। अब हम क्या मिला रहे हैं? लाइम, यानी कि बेस, विच इज अ बेस, यानी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखिए मिट्टी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, अब उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसके असर को खत्म करना है, तो उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, यानी कि लाइम मिलाना पड़ेगा, जो कि बेस होता है, वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके असर को खत्म कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, एक केस तो हो गया कि मिट्टी अगर एसिडिक ज्यादा है तो उसमें बेस मिला दो, लेकिन ये भी तो हो सकता है मिट्टी में बेस ज्यादा हो। इफ द सोइल इज बेसिक, यानी कि अगर सोइल में बेस ज्यादा है तब क्या करेंगे? जब एसिड ज्यादा था तब तो लाइम मिला दिया जो कि बेस था, अब बेस ज्यादा है तब क्या करेंगे? फिर इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स मिलाने पड़ेंगे, जैसे कि मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। अब मैन्योर और कंपोस्टेड लीव क्या होती है? मैन्योर क्या होता है? जिसमें ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, जानवरों की गंदगी होती है, पेड़ पौधे जो वेस्ट होते हैं उनको डाल दिया जाता है, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और इससे मैन्योर बन जाता है। कंपोस्टेड लीव्स होती है, इसको डालने से क्या होगा? ये एसिड छोड़ते हैं। अब मिट्टी में क्या ज्यादा है? ये प्रॉब्लम क्या है कि मिट्टी में बेस ज्यादा है, तो अब एसिड की जरूरत है, तो इसमें एसिड डाला जाएगा। मैन्योर और कंपोस्टेड लीव्स डाली जाएंगी, वो एसिड छोड़ेंगी, एसिड और बेस मिलेगा और उससे क्या होगा? फिर से वो सब मिट्टी जो होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज, ऑर्गेनिक मैटर कौन से? यहाँ पे मैन्योर और कंपोस्टेड लीव्स। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। अब मिट्टी में बेसिक नेचर ज्यादा आ गया था, वो भी अच्छा नहीं है पौधों की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो उसमें मैन्योर और कंपोस्टेड लीव्स डाली गई, जिससे कि उन्होंने एसिड छोड़ा और जो बेस ज्यादा था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। अब एक और सिचुएशन यहाँ पर इसमें बता दी गई है, हालांकि थर्ड सिचुएशन नहीं, उससे पहले की बात कर रहे हैं हम। एक तो हो गया एसिड ज्यादा तो बेस मिला दो, फिर हुआ बेस ज्यादा तो एसिड मिला दो। अब देखिए, समटाइम्स द सोइल मे बी न्यूट्रल, हो सकता है कई बार ऐसा भी हो कि सोइल न्यूट्रल हो, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ, फिर भी पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे उसमें, विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो कई बार आपको ये पता चलेगा कि मिट्टी तो एकदम न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है, लेकिन अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी प्लांट्स की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन नंबर 3। अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, अश्विन का फ्रेंड है गुरबीर जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक रहते हैं, यानी जहां पर फैक्ट्रीज बहुत है उसके आसपास रहते हैं। ही शेयर्ड विद हिम, उसने एक बात बताई, अश्विन के साथ एक बात शेयर करी, दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, कि उनके पास में जहां वो रहते हैं वहां पर एक लेक है, एक झील है, जिसमें जो फिश है, मछलियों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉज फॉर दिस, आपको क्या लगता है इसका क्या कारण होगा? इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक, क्या इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो जो फैक्ट्रीज है वहां पर उनका जो वेस्ट है वो लेक में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से मछलियां मरती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फैक्ट्रीज का वेस्ट एसिडिक हो सकता है, इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो जब वो एसिडिक वेस्ट पानी में जाएगा तो मछलियों के तो ये तो बुरा ही है, वो हानिकारक है, तो मछलियां मरेंगी। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, अगर फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक है नेचर में, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, तब लेक की मछलियों को कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए सही तरीका ये है कि जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है अगर वो एसिडिक है तो उसको लेक में फेंकने से पहले ही न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उस एसिडिक वेस्ट में बेस मिलाना पड़ेगा, बेस उस एसिडिक वेस्ट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके एसिड के असर को खत्म कर देगा। तो उसके बाद उस वेस्ट को जब आप पानी में डालेंगे फिर वो उतना हानिकारक नहीं होगा। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, यानी कि उन एसिडिक वेस्ट को अश्विन एंड कीर्तिस पेपर शीट्स when the liquid was sprayed on them, याद है जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो अश्विन और उसकी जो बहन कीर्ति थी वो स्कूल में एंटर करने वाले थे, तो उनको एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया था जो कि ब्लैंक था, उस पर कुछ नहीं लिखा था। बाद में एक लड़की ने उस पर स्प्रे किया था जिससे कि उस पर क्या लिखा हुआ आ गया था? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये क्यों हुआ था? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी, क्या इसका एक रीजन ये हो सकता है? बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड, यानी जो स्प्रे किया गया था वो हो सकता है कि वो टर्मरिक सॉल्यूशन हो, एंड द सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर, और सोप सॉल्यूशन से किस पे लिखा गया था? राइटिंग, जो राइटिंग लिखी गई थी पेपर पे वो सोप सॉल्यूशन से लिखी गई थी। इसको समझिए, उनको जो पेपर दिया गया था उस पे सोप सॉल्यूशन से लिख दिया गया था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उस पे टर्मरिक सॉल्यूशन डाला गया तो क्या हुआ? हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा था कि जो जब हम
टर्मरिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं बेस के साथ, सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है, तो जब टर्मरिक सॉल्यूशन जो कि येलो होता है, जब वो ऐड होता है सोप सॉल्यूशन यानी बेस के साथ, तो टर्मरिक सॉल्यूशन का जो येलो कलर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। तो पेपर पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ था एक बेसिक सॉल्यूशन से, सोप सॉल्यूशन से वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, उस पे जैसे टर्मरिक सॉल्यूशन का स्प्रे किया गया तो वो बेस और टर्मरिक सॉल्यूशन आपस में मिल गए, और जो टर्मरिक सॉल्यूशन येलो कलर का था वो कन्वर्ट हो गया रेड कलर में, और पेपर पे रेड कलर में क्या लिखा हुआ नजर आया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स है, जो समरी है वो दे रखी है, शॉर्ट में बताया हुआ है। ये सब चीजें हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सब्सटेंसेस अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर, यानी हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको या तो हम एसिडिक कहेंगे, या तो एसिडिक होते हैं, या बेसिक होते हैं, या न्यूट्रल होते हैं नेचर में, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लाइकेन, यानी लाइकेन से जो हमें मिलता है, रेड रोज जो होता है, रेड हिबिस्कस होता है, पर्पल कैबेज होती है, टर्मरिक एक्सेट्रा, ये सब जो चीजें होती है ये इंडिकेटर का काम करती है। कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, इससे हमें नेचर ऑफ सब्सटेंसेस का पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, वो इन सब चीजों से हमें पता चलता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन हमने देखा था ना, कि जो लाइकेन से जो हमें मिलता है उसको हम लिटमस कहते हैं। फिर हमने दूसरा इंडिकेटर भी देखे थे, रेड रोज इंडिकेटर भी देखा था, हमने टर्मरिक वाला इंडिकेटर भी देखा। ये सब हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। आगे, सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, जो सब्सटेंसेस डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड के साथ और बेसिक सॉल्यूशंस के साथ, उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। जो ऊपर हमने देखा ये सब चीजें जो एग्जांपल्स थे यहाँ पर, ये सब एसिड बेस इंडिकेटर ही थे। जैसे कि हमने लिटमस देखा था, टर्मरिक बेस देखा था, रेड रोज इंडिकेटर देखा था, ये सब एसिड बेस इंडिकेटर ही होते हैं जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग तरीके से डिफरेंट कलर शो करते हैं। आगे, एसिड टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, हम देख चुके हैं कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। बेसिस टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये भी हमने देखा था कि जो रेड रोज का जो इंडिकेटर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाओगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, एंड ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाओ। तो जो रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको एसिड के साथ मिलाएंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे तो ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस, यानी कि अगर येलो टर्मरिक का जो येलो कलर होता है अगर उसको आप बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे तो उसका येलो कलर रेड में चेंज हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। बट रिमेन्स अनचेंज्ड इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे तो टर्मरिक का जो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो येलो ही रहता है, ये भी हमने पढ़ा था। आगे, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं। फॉर्मिंग सॉल्ट, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, ये भी हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इससे सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट भी जनरेट होती है। और लास्ट हम क्या देखेंगे, मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक अ रेड एंट बाइट, हमने ये सारी चीजें भी देखी थी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती है, लाल चींटी ने काट लिया, जलन मच रही है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी पढ़ा हमने। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये सारे केसेस हम देख चुके हैं कैसे इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको